विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर लगातार 5वें दिन भी संसद में जारी रहा हंगामा। भाजपा सांसद निशिकांत ने की विशेष समिति बनाने की मांग। भाजपा अध्यक्ष ने कहा, देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं राहुल गांधी। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत से नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को दी 5 दिन की रिमांड। भाजपा ने केजरीवाल को ठहराया भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थापित होंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। पीएम मोदी ने कहा, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन के विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को दिया जाएगा बढ़ावा। निवेश और रोजगार के बनेंगे नए अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को करेंगे ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन। नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री एक सभा को भी करेंगे संबोधित। भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में चीन की जोड़ी को दी शिकस्त। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में दी 5 विकेट से शिकस्त। केएल राहुल और जडेजा ने किया शानदार प्रदर्शन। 189 रन का लक्ष्य 40वें ओवर की 5वीं गेंद पर किया हासिल। भारतीय गेंदबाज समी और सिराज ने झटके 3-3 विकेट। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने जारी किया रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गिरफ्तारी का वारंट। रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों से बच्चों के अवैध निर्वासन और स्थानांतरण को लेकर जारी किया वारंट। यूक्रेन ने ऐतिहासिक कदम बताया। रूस ने वारंट को किया खारिज। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। बजट सत्र के दूसरे चरण को शुरू हुए 1 सप्ताह हो गया, लेकिन 5 दिन संसद में हंगामा ही देखने को मिला। आज भी सदन के दोनों सदनों में पीठासीन के माध्यम से सदन को बार बार चलाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही पक्षों द्वारा, सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा लगातार शोर शराबा जारी रहा। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी से उनके लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग कर रहा था, तो विपक्ष कई अन्य मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा कर रहा है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण पहले हफ्ते का 5वां दिन संसद के दोनों सदनों में हंगामा रहा जारी। जैसे ही शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दलों के कई सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद अपनी जगह पर खड़े होकर राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे थे। शोर शराबे के बीच लोकसभा थोड़ी देर चली। लोकसभा अध्यक्ष सदन के ऑर्डर में आने का इंतजार करते रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा भी कि जब सदन ऑर्डर में नहीं है तो कैसे किसी सदस्य को बोलने का मौका दिया जा सकता है। आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में। देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा, मैं सबको बोलने का मौका दूंगा। हाउस ऑर्डर में आएगा, सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे, बोलने का मौका नहीं देंगे। उधर राज्यसभा की कार्यवाही सुबह जैसे ही शुरू हुई, उच्च सदन में अहम विधायी कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। सदन थोड़ी ही देर चल पाया और विपक्षी दलों के सांसदों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सत्ता पक्ष के सांसद भी राहुल गांधी से लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग कर रहे थे। With respect to the point of order raised by leader of the opposition, I find expedient to direct leader of the house to authenticate, including the electoral means, the assertion made by him on 13-14 March on the issue during course of the day. The house stands adjourned to meet at 1100 hours on Monday, 20th March 2023.
इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान पर लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर विशेष कमेटी बनाने की मांग के साथ उनकी सदस्यता भी रद्द करने का अनुरोध किया। वहीं अब कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के नेहरू वंश को लेकर संसद में दिए गए बयान का मामला विशेषाधिकार समिति तक ले गई है। इस बीच कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने ही आपातकाल लगाया था और उसमें डीआईआर और मीसा में देश के विपक्ष के सभी नेताओं को बंद किया गया था और प्रेस सेंसर लगाई गई थी और मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था। तो उनके मुंह से ये डेमोक्रेसी की बात अच्छी नहीं लगती है। जहां तक जो आपने बात कही कि जो कांग्रेस ने बात कही है विशेषाधिकार समिति को देने का, यह विषय सरनेम का विषय संसद की विशेषाधिकार समिति के समक्ष लंबित है और एक ऐसे परिवार के विषय में है जो देश के ऊपर अपना सर्वाधिकार मानता था। तो मुझे लगता है उस पर टिप्पणी करना मेरे लिए अनाधिकार हो। पूरे हफ्ते कामकाज बाधित हुआ। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते सोमवार को क्या संसद में चल रहा गतिरोध खत्म होगा। पार्लियामेंट टीम, टीडी न्यूज, दिल्ली। संसद में राहुल गांधी के बयान पर घमासान मचा हुआ तो वहीं संसद के बाहर भी लंदन में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर हंगामा बरपा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी से माफी की मांग की है और इस सबके बीच राहुल के बयान पर कांग्रेस पार्टी राहुल का बचाव कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लंदन में दिए भारतीय लोकतंत्र विरोधी बयान के बाद संसद के दोनों सदनों में हंगामा तो मचा ही है, सदन के बाहर भी जोरदार सियासत जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के निशाने पर हैं राहुल गांधी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को राहुल पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहा है। वहीं राहुल गांधी देशद्रोहियों के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। नड्डा ने राहुल गांधी पर सीधा सवाल दागा और पूछा कि वो बताएं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी क्या मंशा है। बीजेपी अध्यक्ष ने पूछा कि कांग्रेस और पाकिस्तान की भाषा एक जैसी क्यों है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर राहुल पर पलटवार किया और कहा कि झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है, उनको बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस सदन का वो हिस्सा हैं, उसको ही बदनाम करने और उसके बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका है। बीजेपी के तमाम और नेताओं ने भी राहुल को निशाने पर लिया और उनसे माफी की मांग की। जब उनको लोकसभा में मौका दिया तो सब्जेक्ट पे नहीं बोले। उनको राष्ट्रपति जी को अभिभाषण देना था ना, धन्यवाद देना था, उस पर नहीं बोले और सब्जेक्ट पे बोले। ऐसे ही लंदन में जब सब्जेक्ट कोई और दिया था, 21वीं सदी की चुनौती, यार ऐसा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट पे नहीं बोले और भारत के लोकतंत्र की आलोचना कर गए, न्यायपालिका की आलोचना करके, देश की आलोचना कर गए। तो ये देश सहन नहीं करेगा, जिसको माफी मांगनी ही पड़ेगी। हमारी बार बार मांग है कि वो
सदन में माफी मांगे, लेकिन वो एक बहुत अहंकार में इस समय जी रहे हैं। इतना अहंकार कि वो बार बार कहते हैं कि हमको जब बोलने दिया जाएगा तभी लोकतंत्र बचेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के बयान के समर्थन में खड़ी है। राहुल गांधी कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। उसने कभी नहीं मांगा कि विदेशी ताकत हमारे देश में आके हमारे लोकतंत्र को बचाए। कुल मिलाकर राहुल के बयान पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। सत्ता पक्ष जहां माफी पर अड़ा है, वहीं कांग्रेस राहुल गांधी के बयान को गलत मानने को तैयार ही नहीं है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ईडी हिरासत को अदालत ने अगले 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज मनीष सिसोदिया को पेश किया गया, जहां उन्हें राहत नहीं मिली। भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है। दिल्ली में भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से अदालत से राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की ईडी की हिरासत शुक्रवार को खत्म हुई, जिसके बाद ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज की अदालत में पेश किया। ईडी ने उनकी हिरासत 7 दिन बढ़ाने की मांग की, जिसका सिसोदिया के वकील ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने आज 7 दिनों का रिमांड जो है उन्होंने मांगा था। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड जो है वो ऑर्डर किया है। 22 तारीख को 2 बजे श्री मनीष सिसोदिया जी को दोबारा जो है पेश किया जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 10 मार्च को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी का कहना था कि इस मामले में मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। वहीं सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होनी है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी तकनीकी समिति ने कहा था कि थोक का अधिकार केवल सरकार को रहेगा, किसी निजी को नहीं दिया जाएगा और कमीशन 5% रहेगा, लेकिन ये तीनों निर्णय बदल दिए गए। ये फैसले केजरीवाल के घर पर उनके संज्ञान में लिए गए। अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए, तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। भाजपा का कहना है कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पार्टी का मुखौटा उतर गया है और जनता उसका जवाब मांग रही है। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा। बीजेपी दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आबकारी नीति को लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारा ये मानना है कि इन सब घोटालों के जो किंग पिन हैं, इनके सरदार हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल की बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनके जानकारी के ये घोटाले नहीं हो सकते थे।
इस बीच खबर है कि दिल्ली सरकार ने मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया को मिले बंगले को खाली कराने का आदेश दिया है। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब से कि आप तो कहते थे आप तो भाभी जी का ख्याल रखेंगे, बड़ी जल्दी हो गई वो बंगला खाली कराने की। जिस प्रकार की जल्दी अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से। आरोप है कि सिसोदिया और आपके अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की। आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और प्रॉफिट मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत हासिल हुई। विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज शाम अपने नेपाली समकक्ष रामचंद्र पौडेल से टेलीफोन पर बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फोन पर रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति का पद संभालने पर बधाई दी। दोनों राष्ट्रपतियों ने भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और बहुआयामी संबंधों का खास जिक्र किया। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने और दोनों देशों के नागरिकों के बीच मित्रता और अधिक मजबूत करने के उपायों और तरीकों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास जताया कि राष्ट्रपति पौडेल के मार्गदर्शन में भारत नेपाल संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। सात राज्यों में खुलेंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क। केंद्रीय वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि 7 पार्क बुनकरों को, किसानों को और एक ही छतरी के नीचे वस्त्र उद्योग को और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। इन पार्कों में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जबकि 20 लाख लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। एक प्रकार से उद्योग जगत को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्र की योजना देश के सामने रखी थी। आपने सुनाई होगा, फिर उसके कैबिनेट के बाद बजट में भी अनाउंसमेंट हुई और 4,425 करोड़ रुपए इसमें निवेश किया जाएगा। एक प्रकार से गेम चेंजर के रूप में ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनी। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक स्वदेशी रूप से विकसित, डिजाइन और निर्मित श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद प्रक्रिया को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिनमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली, मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित श्रेणी के तहत 70,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की रक्षा खरीद को मंजूरी प्रदान की। इन प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं, जिसमें स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रणाली और मैरीटाइम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल हैं। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की यह अतिरिक्त खरीद समुद्री हमले की क्षमताओं और एंटी सरफेस वारफेयर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी। वहीं अतिरिक्त यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खोज व बचाव कार्यों, घायलों को बाहर निकालने, मानवीय सहायता और आपदा के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की परिचालन तत्परता में बढ़ोतरी करेगा। शक्ति ईडब्ल्यू प्रणाली दुश्मनों के किसी भी ऑपरेशन से निपटने में नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोतों को सक्षम और आधुनिक बनाएगी। इसके साथ ही मेक 1 श्रेणी के तहत मध्यम गति के समुद्री डीजल इंजन के लिए मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के साथ ही उद्योगों की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए स्वदेशी रूप से ऐसे इंजनों के विकास और निर्माण का रास्ता साफ होगा। सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय रखने और पश्चिमी व उत्तरी मोर्चे पर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए नए हथियारों की जरूरत और इसके एकीकरण की जरूरत महसूस की। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसे सुखोई 30 MKI विमान पर स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और एकीकृत किया जाएगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय सेना की आर्टिलरी के आधुनिकीकरण के लिए धनुष गन प्रणाली, K9 वज्र गन प्रणाली,
155 मिलीमीटर 52 कैलिबर एडवांस्ड टोइड आर्टिलरी गन सिस्टम के साथ साथ हाई मोबिलिटी व्हीकल और गन टोइंग व्हीकल की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके साथ ही रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH मार्क 3 की खरीद को भी मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों के साथ ही सरकार ने साल 2022-23 में पूंजीगत अधिग्रहण के लिए कुल 2.71 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं, जिसमें 99% खरीद भारतीय उद्योगों से की जानी है। इतनी बड़ी मात्रा में स्वदेशी खरीद भारतीय उद्योगों को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करेगी। सुधीर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में ग्लोबल मिलेट्स यानी श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारत के प्रस्ताव के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसके बाद देश भर में इस वर्ष को मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। ये जो समिट है, इससे पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज जाएगा कि ये जो ग्लोबल स्तर पर जिस तरह से किया जा रहा है, तो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये जो हमारे छोटे छोटे किसान जो होते हैं, छोटे किसान जो खेती करते हैं, इससे ये अनाज जब विश्व में जाएगा और तो एक तो यहाँ का प्रोडक्ट है, ये उत्पादन है, वो भी किसानों को भी प्रॉफिट होगा। साथ ही जो कुपोषण की समस्या है या अन्य प्रकार से जिस तरह से विश्व में समस्या है, तो उसका समाधान है, तो वो ये जो श्री अन्न है उसको खाने से ही होगा। मोटे अनाज वर्ष को देश भर में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसे एक जन आंदोलन बनाने और भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, किसानों, स्टार्टअप, निर्यातकों, खुदरा व्यवसायियों और उपभोक्ताओं और जलवायु के लिए मिलेट श्री अन्न के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने और प्रचार करने के लिए लगाया गया है। भारत में ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन का आयोजन इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जो भारत के मिलेट्स हैं, हमने जो एक ब्रांडिंग की है जिसका नाम श्री अन्न के नाम से निकल के आया है, श्री अन्न भारतीय मिलेट्स को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और पूरे विश्व में जो हमारे अपने अनाज हैं उनका महत्व मिलेगा, हमारे किसानों को जो है इसका सीधा लाभ मिलेगा। 2 दिनों तक चलने वाले वैश्विक सम्मेलन में विभिन्न देशों के कृषि मंत्री, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक, पोषण विशेषज्ञ, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, स्टार्टअप, उद्योग के दिग्गज और अन्य हितधारक भाग लेंगे। अनुज यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और बिहार के आकांक्षी जिला खगड़िया ने डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में भी डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया पहले स्थान पर है। खगड़िया की इस उपलब्धता को दर्शाती है हमारी ये खास रिपोर्ट। नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जनवरी 2023 में ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में खगड़िया पूरे भारत में पहले स्थान पर है। खगड़िया का कंपोजिट स्कोर जनवरी 2023 में 46.9 रहा है। कृषि और जल संसाधन में भी खगड़िया का स्कोर सुधरकर 21.8 हो गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष का कहना है, लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृत संकल्प होकर काम करने की जरूरत है। जो जनवरी 2023 का जो डेल्टा रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, उसमें जो परसेंटेज इंप्रूवमेंट है उसके टर्म्स में पाया गया है कि खगड़िया जो है देश भर में नंबर 1 स्थान पर रहा है। ये जिले के लिए खुशी की बात है। डेल्टा रैंकिंग जो है बदलती रहती है और हर माह उसमें प्रयास किया जाना होता है। हर माह में देखा जाता है कि परसेंटेज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट कितना, उसके आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में खगड़िया का स्कोर सुधरकर 58.9 हो गया है। खगड़िया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर कृष्ण कुमार का कहना है कि जिले में सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की मुफ्त में जांच करने के साथ ही उन्हें दवा भी दी जाती है। गर्भवती महिला का सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद बीपी, शुगर, HIV, यूरिन में विभिन्न तरह के जो है जांच किए जाते हैं।
हम लोगों के तरफ से जो है आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट इत्यादि सभी तरह की जो है दवाएं इत्यादि जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में खगड़िया का स्कोर 46.5 पर स्थिर है। मध्य विद्यालय बछौता के प्रिंसिपल निर्मलेश कुमार का कहना है कि स्कूलों में पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत पोषण युक्त आहार दिए जाने से कुपोषण की समस्या खत्म हुई है। यहाँ सभी जितने सरकारी स्कूल में मैक्सिमम 90% गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं तो उनको घर से तो कुछ अच्छा जरूर खाना मिलता है, कुछ कुपोषण उन लोग का दूर होता है। वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में खगड़िया जिले का प्रदर्शन थोड़ा खराब रहा है। हालांकि आधारभूत संरचना के क्षेत्र में प्रदर्शन में सुधार हुआ है। साल 2018 में लागू आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जिले का विकास करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई योजनाएं चलाते हैं, जिससे जिले के साथ ही वहां रहने वाले स्थानीय लोगों का समुचित विकास किया जा सके। खगड़िया से शशि भूषण प्रसाद महतो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ऐतिहासिक लाल किला परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में सामवेद के हिंदी और उर्दू भाषा में अनुदित पुस्तक का विमोचन किया। यह विमोचन संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत द्वारा किया गया। सामवेद का यह अनुवाद मशहूर फिल्म निर्माता, निर्देशक और लेखक डॉक्टर इकबाल दुर्रानी ने किया है। इस मौके पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति का किसी से कोई टकराव नहीं है और ये विश्व कल्याण की कामना करती है। ऐतिहासिक लाल किला परिसर में आज सामवेद के उर्दू और हिंदी संस्करण के अनुवाद का विमोचन किया गया और ये विमोचन आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने किया। आरएसएस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार जी हमारे साथ हैं। इंद्रेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया, लेकिन इकबाल दुर्रानी जी का ये पुरुषार्थ किस रूप में देखते हैं? वेद सृष्टि का प्राचीनतम ज्ञान और विज्ञान है। उसमें सामवेद जितनी भी प्रकार की कलाएं हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, वह विश्व की सब सभ्यता और संस्कृतियों को कला युक्त करने का सामर्थ्य है। सामवेद उसका नाम है। आज उसका लोकार्पण हुआ इस ग्रंथ का और सचित्र अनुवाद किया गया, क्योंकि सचित्र कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, 100% पिक्टोरियल है। यहाँ पर सब वक्ताओं ने एक ही संदेश दिया, दुनिया जंग मुक्त हो, भारत दंगा मुक्त हो, प्रदूषण मुक्त हो, छुआछूत मुक्त हो, जो गरीब दुखी पीड़ित कमज़ोर असहाय और निर्बल है उसकी मदद करने वाला भारत बने। इसलिए सब इस रास्ते पर चलो। इसलिए कन्वर्शन नहीं, हिंसा नहीं, इस संदेश के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ और मुझे पूरा विश्वास है यह संदेश आगे बढ़ेगा। भारत भारतीयता, शाश्वत सनातनता को कितना मजबूत करेगा, संभाव मंभाव को कितना बढ़ाएगा? सनातन से विरोध नहीं करिए, सनातन के गहरे रहस्य को जानिए। यह सबको जोड़ने वाला है, यह तोड़ने वाला, लड़वाने वाला, बांटने वाला ना था, ना है, ना ही होगा। दुर्रानी साहब कई शब्दों में कहे, उन्होंने कहा कि 400 साल बाद किसी मुस्लिम द्वारा ये कार्य किया गया है। कितना प्रगाढ़ करेगा मंभाव और संभाव को ये? तोड़ने वाले, लड़वाने वाला अपना शैतानी काम करेंगे, जोड़ने वाले और प्यार बढ़ाने वाला अपना मानवीय काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है पिछले कुछ वर्षों से जो तोड़ने वाले, बांटने वाले, लड़वाने वाले और भड़काने वाले हैं, उनको जनता खारिज कर रही है। देश को और मानवता को प्रगति की ओर ले जाने वाले हैं, वो शनई शनई आगे बढ़ते जा रहे हैं। यह कार्यक्रम उसकी गति और गरिमा को बढ़ाएगा। आखिरी सवाल ये कि ये भी कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। दुर्रानी जी ने संकल्प लिया, वो करेंगे और हजारों ने उनके संकल्प का समर्थन किया है। और इसलिए धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए, जो भी फल आएगा वह बहुत सुंदर भी होगा और बहुत परिणामकारी और लाभकारी भी होगा। मकसद साफ है इस आयोजन का कि लोग साथ साथ चले, साथ साथ राष्ट्र निर्माण में लगे और साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपना अंशदान भी करें। कैमरा पर्सन शैलेंद्र चौहान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाल किला परिसर, नई दिल्ली।
हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।